एक तो सचमुच का मेजर दिक्कत है, इसका जो ये रेयर सस्पेंशन है ये मेरा एक बार टूट चुका है। 1 महीने तक जब स्पेयर नहीं आ रहा था तब मैं बहुत ही गुस्सा होके केटीएम में मेल किया, व्हीकल को ऑन किया, तब देखा कि मीटर कंसोल ब्लैंक है, सिर्फ बैकलाइट जल रहा है, चारों ब्लिंकर्स ब्लिंक नहीं कर रहा है, स्थिर हो गया है, कोई भी डिस्प्ले नहीं है। देखते ही देखते मेरे हुस्कवर्ना विटपिलन 250 का 8000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया है। 8000 से कुछ ज़्यादा ही हुआ है। तो इन 8000 किलोमीटर्स का ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, राइडिंग एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, ये मैं हर एक 1000 किलोमीटर्स के बाद ही आपके साथ शेयर करता रहा। सब्सक्राइब। आज 7000 किलोमीटर्स के बाद फिर एक बार 8000 किलोमीटर्स का राइडिंग रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे आज आया हूँ। ये मेरा फेवरेट लोकेशन है जहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द व्हीकल वीडियो शूट करता हूँ। तो 8000 किलोमीटर्स इस व्हीकल को रखते हुए, चलाते हुए मुझे एज ए ओनर एक मिक्स्ड फीलिंग है। चलाते हुए जो फीलिंग है, जो एक्सपीरियंस है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। पहले हम राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहेंगे। राइडिंग के वक्त जब हम इस व्हीकल को लेके रास्ते के ऊपर निकलते हैं, राइड करते हैं, चाहे वो छोटा मोटा राइड हो या लंबा राइड हो, मैं तो ऐसे क्रॉस कंट्री राइड वगैरह में नहीं जाता हूँ। मेरे आसपास के इलाके में मैं जब दूर तक चला जाता हूँ किसी इलाके में ऐसे, तो ये इसका जो ये आई ग्रैबिंग, आई कैची नेचर है, जो ये हेड टर्निंग एबिलिटी है इस व्हीकल का, जो लुक्स है, ये तो हर वक्त देखने को मिलता है। रास्ते के ऊपर कोई ना कोई तो पूछता ही है कि ये क्या व्हीकल है, कौन सा व्हीकल है, कौन सी कंपनी है, जो कुछ पूछा जाता है। क्योंकि ये जो व्हीकल है ये हुस्कवर्ना का एक प्रीमियम सेगमेंट का व्हीकल है। एक्चुअल में ये तो बजाज मेड है। केटीएम, हुस्कवर्ना, गैस तो अभी बजाज द्वारा ही हैंडल होता है, तो ये बजाज मेड व्हीकल है। हमारा बजाज। पर ये एक रेयर व्हीकल है और बजाज इसे केटीएम, हुस्कवर्ना, गैस की एक प्रीमियम सेगमेंट के व्हीकल के तौर पे मार्केट करता है, इसे बेचता है। तो जो भी हो, इस व्हीकल को लेके रास्ते के ऊपर जब भी हम निकलते हैं तो तब भी हम ये देखते हैं, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि ये कितना क्लासी लुकिंग है, कितना एकदम बेहतरीन हटके इसका लुक्स है और लोग कितना इसे पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक रेयर व्हीकल है। और राइडिंग की बात अगर करें तो जब हम इसके सीट के ऊपर बैठते हैं तो सीट तो एक लंबा सा सीट दिया गया है, तो सीट में कोई ऐसे स्पेस की कोई कमी नहीं है। आगे पीछे होके कैसे भी हम इसके ऊपर बैठ सकते हैं। और इसका जो ये लंबा सीट है और ये जो ये एक्सटेंशन पार्ट है, ये तो बहुत ही बेहतरीन है मेरे जैसे लेजी राइडर के लिए। और ये अपने जो फ्रंट पार्ट होता है, ये इस पार्ट को भी ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वो फ्रंट पार्ट जो है वो टैंक के ऊपर टकराता नहीं है। ये तो गया कंफर्ट की बात। सीटिंग अर्गोनॉमी बोलिए तो सीटिंग का जो बात है ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, बिल्कुल ही एग्रेसिव नहीं है सुपर स्पोर्ट्स की तरह, बिल्कुल ही एकदम रिलैक्स्ड नहीं है क्रूजर की तरह। हल्का सा आगे झुक के हमको बैठना पड़ता है, थोड़ा सा ही आगे झुक के हमको बैठना पड़ता है। और उससे क्या होता है कि एक ऑन द व्हीकल इसका एक पोस्चर मिलता है, एक कमांडिंग पोजीशन मिलता है, तो व्हीकल के ऊपर कंट्रोल बहुत बेहतरीन हो जाता है। जब हम कंट्रोल की बात कर ही रहे हैं तो बॉडी बैलेंस, मास सेंट्रलाइजेशन, भाई इस व्हीकल का बॉडी बैलेंस, मास सेंट्रलाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। इस सेगमेंट में, ये 250 सीसी सेगमेंट में ऐसे बॉडी बैलेंस, ऐसे मास सेंट्रलाइजेशन, भाई सभी को सीखना चाहिए बजाज से, केटीएम से, हुस्कवर्ना से, गैस से। इसका जो फ्रेम है, इसका जो इंजन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो फंक्शंस है, जो फीचर्स है, सभी कुछ केटीएम, हुस्कवर्ना शेयर करता है। मतलब बजाज इन दोनों में ही सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ बॉडी पैनल्स और मीटर का डिफरेंस है, सीट का थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉस्मेटिक चेंजेस
बस अब बोल सकते हैं केटीएम के साथ इसका जो डिफरेंस है वो कॉस्मेटिक डिफरेंस है। कॉकपिट व्यू के बारे में अगर हम बोले, जब हम इसे चला रहे हैं तो कॉकपिट व्यू बहुत ही बेहतरीन है। एक वेल लेड आउट फुल डिजिटल मीटर कंसोल इसमें दिया गया है। वेल लेड आउट फुल्ली फंक्शनल स्विच पैलेट दिया गया है। चाहे वो कंट्रोल स्विच बोलिए, हैज़र्ड स्विच बोलिए, हॉर्न बटन बोलिए, टर्न इंडिकेटर की जो बटन है बोलिए, किल स्विच बोलिए, स्टार्ट स्टॉप बटन बोलिए, सब कुछ मतलब कि ऊपर से अगर आप देखें तो यहाँ पे एकदम सुंदर, एकदम कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाई देता है। दोनों तरफ ये पर्ल व्हाइट, बीच में पियानो ब्लैक फिनिश, ये मेटल टैंक है। उसके ऊपर ये ब्रोंज का ये फ्यूल फिलर कैप है। टैंक माउंटेड इग्निशन की सिस्टम है। तो बेहतरीन है, बेहतरीन से बेहतरीन है इसका कॉकपिट व्यू। पीछे की तरफ आप देखें तो पिलियन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीट दिया गया है। एक काफ़ी स्पेशियस सीट इसमें दिया गया है। ग्रैब रेल है। रियर का जो एक्सटेंडेड फ्लैप पार्ट है, दिस इज ऑल्सो क्लेवरली डिजाइंड ताकि माड स्प्लैश वगैरह ऊपर तक ना आए, जिसके चलते एक एक्स्ट्रा टायर हैगर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इस व्हीकल में। फ्रंट में भी वही है, एक एक्सटेंडेड पार्ट दिया गया है माड गार्ड के साथ, फ्रंट माड गार्ड के साथ, ताकि जो स्प्लैश है, वाटर स्प्लैश, माड स्प्लैश वो इंजन बे तक ना आए। तो ये तो सारे कन्वीनियंट फीचर्स इसमें दिया गया है। जब राइडिंग के वक्त आप इसे चलाते हैं तब ये सब फीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और क्लच पुल, फेदर लाइट क्लच पुल, गियर शिफ्ट एकदम बटरी स्मूथ, ब्रेकिंग A1, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रास्ते के ऊपर, किसी भी रोड सरफेस के ऊपर ब्रेकिंग इसका A1 है। किसी भी स्पीड से अगर आप ब्रेक दबाएं, चाहे वो रियर ब्रेक हो या फ्रंट ब्रेक हो, बेहतरीन तरीके से व्हीकल रुक जाती है और कोई भी डिसबैलेंसिंग या स्किडिंग या स्लिपिंग की कोई बात इसमें नहीं है। और इसका जो इंजन सेक्शन है, जो ये सेक्शन है, ये जो इंजन बे एरिया है, इसमें ऐसे नीटनेस मेंटेन किया गया है, चाहे वो वायर रूटिंग बोलिए, चाहे वो केबल रूटिंग बोलिए, चाहे वो पाइप्स रूटिंग बोलिए, बेहतरीन तरीके से नीटनेस के साथ ये सब किया गया है। इसमें जो इंजन लगाया गया है ये एक 249 सीसी का इंजन है और ये अप्रॉक्सीमेटली 32 PS का पावर जनरेट करती है। पर इसमें कोई भी हीटिंग इशू आज तक मुझे देखने को नहीं मिला। ये लिक्विड कूल्ड इंजन है और इसके लिए एक बड़ा कर्व्ड रेडिएटर इसमें लगाया गया है। तो ये रेडिएटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंजन को कूल करता है। इसका जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है ये इतने इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया गया है जिससे कि कभी भी इंजन को ये ओवरहीट नहीं होने देता है। मतलब कि इंजन हीटिंग की कोई इशू नहीं है। इंजन का जो रनिंग का क्वालिटी है, जो कैपेसिटी है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। क्लच पुल एकदम स्मूथ है, सॉफ्ट है। गियर शिफ्ट एकदम स्मूथ है, सॉफ्ट है। राइडिंग कंफर्ट A1 है, राइडिंग अर्गोनॉमी A1 है। जो कॉकपिट व्यू है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जो मिरर्स का व्यू है ये भी एकदम बेहतरीन से बेहतरीन है, एकदम नापी तुली है, ना ज़्यादा वाइड है ना ज़्यादा नैरो है, जितना चाहिए होता है उसी तरीके से इसे प्लेस किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो मिरर्स का व्यू में भी कोई इशू नहीं है, ब्रेकिंग में भी कोई इशू नहीं है, इंजन हीटिंग में कोई इशू नहीं है। बाकी अभी तो मेरा सारा फ्री सर्विस जो है वो हो गया है, पेड सर्विस के ऊपर अभी चल रहा है। मैं और शायद एक ही पेड सर्विस करवाऊंगा, बाकी मैं खुद से करूंगा अभी इसका सर्विस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका सस्पेंशन सेटअप जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडियन रोड्स के ऊपर चलने के लिए। फ्रंट और रियर में WP एपेक्स का सस्पेंशन यूज़ किया गया है। फ्रंट में 43 mm का WP एपेक्स का इन्वर्टेड फोक्स का इस्तेमाल किया गया है और रियर में WP एपेक्स का ही मल्टी स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही प्रॉपर्ली ट्यून्ड है, एकदम एट पार द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन रोड कंडीशन ट्यून्ड है। चाहे वो फ्रंट बोलिए, रियर बोलिए, सस्पेंशंस
इतने अच्छी तरीके से ट्यून्ड है कि किसी भी तरीके की रास्ते के ऊपर जाते हुए आप एकदम ना ग्लाइड करते हुए चले जाते हैं। चाहे वो एकदम उबड़-खबड़ वाला रास्ता हो, एकदम ग्रेवल वाला रास्ता हो या एकदम टूटा-फूटा गड्ढा, पॉटहोल, ऐसे किसी भी तरीके का रास्ता आप ले लीजिए। इस व्हीकल के ऊपर जब आप बैठ के चलाते हैं ना, एकदम आप ग्लाइड करते हुए चले जाते हैं। रास्ते के ऊपर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है गाड़ी के नीचे, व्हील के नीचे आपको पता ही नहीं चलता है। और इसका रोड ग्रिप, फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर, रियर में 150 सेक्शन का टायर, भाई बेहतरीन रोड ग्रिप देता है, बेहतरीन रोड ग्रिप देता है। और इसका जो फ्रेम का रिजिडिटी, इसका जो एलॉयस का रिजिडिटी, ये जब तक आप फील नहीं करेंगे, नहीं चलाएंगे, सामने से ना देखेंगे, तब तक आप इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ नेगेटिव्स के बारे में। इसका जो इंजन है, ये एक कॉम्पैक्ट सा इंजन है। ये एक्चुअल में जो केटीएम में LC4C इंजन यूज़ होता है, वही इंजन इसमें इस्तेमाल होता है। सिर्फ थोड़ा सा ट्यूनिंग को डिफरेंट तरीके से किया गया है और जो इंजन केसिंग है इसे चेंज किया गया है। तो स्वाभाविक तौर पे एक कॉम्पैक्ट सा इंजन 249 सीसी इंजन से जब आप अप्रॉक्सीमेटली 32 PS का पावर निचोड़ते हैं, तो वो वाइबी हो जाता है। तो ये इंजन वाइबी है, एक्सट्रीमली बर्जी इंजन है और इसका बर्स जो है ये अभी थोड़ा सा मिनिमाइज तो हुआ है, पर वो वाइबी नेचर, बर्जी नेचर, वो तो इसका इनहेरेंट है। तो वो नेचर इसमें आपको सहना ही पड़ेगा। अगर आप केटीएम ले, हुस्कवर्ना ले, कुछ भी ले, तो उस वाइबी नेचर को अगर हम छोड़ दें, तो इंजन में कोई भी दिक्कत आज तक नहीं आई। दो दिक्कत, मेजर दिक्कत आप बोल सकते हैं, आज तक आया है। उन मेजर दिक्कत में एक तो सचमुच का मेजर दिक्कत है और एक में अगर आप टेक्निकली साउंड हो तो कोई दिक्कत ही आपको महसूस नहीं होगा। पहले हम बोलेंगे कि इसका जो ये रियर सस्पेंशन है, ये मेरा एक बार टूट चुका है, मतलब कि लीक हो चुका है, टूटा नहीं, लीक हो चुका है। और वो स्पेयर आने में 1 महीने से ज़्यादा लग गया। 1 महीने तक जब स्पेयर नहीं आ रहा था, तब मैं बहुत ही गुस्सा होके केटीएम में मेल किया, फ़ोन कॉल किया, बहुत ही गुस्सा दिखाया, तो तुरंत अगले ही दिन मुझे कहाँ से लाके वो फिक्स कर दिया गया। तो ये स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी का मुझे एक इशू लगा, पर और किसी भी स्पेयर पार्ट का अवेलेबिलिटी के बारे में कोई इशू तो मुझे नहीं लगा। चाहे वो रेगुलर सर्विसिंग का जो कुछ होता है, फ़िल्टर वगैरह, ये सब ऑयल वगैरह, बाकी वायर केबल्स वगैरह, उन सब के बारे में कोई इशू मुझे नहीं लगा। पर ये रियर सस्पेंशन जब मेरा लीक हुआ, तब मुझे लगा कि थोड़ा बहुत स्पेयर पार्ट का सप्लाई इशू है। उसे अगर छोड़ दें तो एक बार रास्ते के ऊपर चलते-चलते मैं ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए रुका था। डिफरेंट लोकेशन में जाके मैं वीडियो बना रहा था। उस दिन संडे का दिन था, उस दिन मेरा सर्विस सेंटर भी बंद था। मैं वीडियो बना के जब व्हीकल को ऑन किया, तब देखा कि मीटर कंसोल ब्लैंक है, सिर्फ बैकलाइट जल रहा है। ब्लिंकर्स जो है ये एकदम स्थिर हो गया है, चारों ब्लिंकर्स ब्लिंक नहीं कर रहा है, स्थिर हो गया है, कोई भी डिस्प्ले नहीं है। पर इंजन स्टार्ट हो रहा है, व्हीकल चल रहा है। तो मैं कई बार ऑफ किया, ऑन किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं उसे लेके सर्विस सेंटर गया, तो देखा सर्विस सेंटर बंद है। उससे पहले मुझे मालूम नहीं था कि संडे को सर्विस सेंटर बंद होता है, मैं जिस सर्विस सेंटर में काम करवाता हूँ। तो मैं घर गया, बहुत ही रिस्की सिचुएशन था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए रास्ते के ऊपर चलते हुए ये इंडिकेटर्स वगैरह का बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि इंडिकेटर्स तो चाहिए होता है ना रास्ते के ऊपर लीगली प्रॉपर्ली चलने के लिए, सेफ्टी के साथ चलने के लिए। तो इंडिकेटर्स तो स्थिर है, डिस्प्ले में कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही घर चला गया। घर जाके मैं इसका जो बैटरी है उसे डिस्कनेक्ट किया, मतलब कि एक बैटरी टर्मिनल को मैं डिस्कनेक्ट किया, पॉजिटिव को डिस्कनेक्ट किया। कुछ देर रुका, उसके बाद फिर कनेक्ट किया तो सब कुछ ठीक हो गया। मतलब कि उस दिन किसी भी कारणवश हो सकता है कि सिस्टम फ्रीज हो गया था। तो ये एक दिक्कत मुझे इन 8000 किलोमीटर्स में देखने को मिला। और जो एक दिक्कत है वो रियर सस्पेंशन का टूटने का, मतलब कि लीक होने का।
इन दोनों इश्यूज़ को छोड़ के आज तक मुझे कोई बड़ा इश्यू इसमें देखने को नहीं मिला, ना तो चलाते हुए, ना तो रखते हुए, ना तो किसी भी एंगल से मुझे इसमें और भी कोई इश्यू देखने को नहीं मिला। और इंजन बज़ जब मैं इसे खरीदा हूँ, एक हाई पावर निचोड़ने वाला इंजन लगाया हुआ व्हीकल जब मैं खरीदा हूँ, तो वो तो सहना ही पड़ेगा। स्मूथनेस और पावर दोनों एक साथ नहीं मिल सकता है, एटलीस्ट सिंगल सिलेंडर इंजन में। सिंगल सिलेंडर इंजन में क्या होता है, मतलब कि एक ही सिलेंडर होता है, एक ही पिस्टन होता है, वो जब ऊपर नीचे जाता है तो अगर प्रॉपर काउंटर बैलेंसिंग नहीं होगा तो वो तो होना ही है। और काउंटर बैलेंसिंग से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है सिंगल सिलेंडर इंजन में। तो जो भी हो, 8000 किलोमीटर्स चलाते हुए अभी तक एज ए ओनर मेरा मिक्स्ड रिएक्शन है, क्योंकि पहले पहले इसमें थोड़ा सा रस्टिंग इशू भी मुझे देखने को मिल रहा था कुछ एक स्क्रूज के हेड के ऊपर, पर अभी वो रिजॉल्व हो गया है। थोड़ा बहुत पहले पहले मीटर सेक्शन से एक जारिंग नॉइज़ आ रहा था, बर्र 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 करके। वो एक ग्रोमेट थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया था, उसके चलते हो रहा था, पर वो तो कोई इशू नहीं है। वो ग्रोमेट मैं वहाँ पे डाल दिया हूँ, नया ग्रोमेट, तो ठीक हो गया है। बाकी कोई इशू नहीं है। चलाते हुए बज़ जो है वो फील होता है, हैंडल के ऊपर, फुट पेग्स के ऊपर फील होता है, पर और कोई इशू नहीं है। बटरी स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस है, एकदम सुकून भरी राइडिंग एक्सपीरियंस है। रास्ते के ऊपर इसे लेके चलते हुए एकदम बहुत ही प्राइड फील होता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है, क्योंकि ये एक रेयर व्हीकल है। हर कोई इसे देखता है, हर कोई इसे एकदम बहुत ही चाव से देखता है, बहुत ही एकदम आश्चर्य होके देखता है। जब मैं आज इस लोकेशन में आ रहा था, तब भी रास्ते के ऊपर जहाँ से मैं गुजर रहा था, जहाँ पे लोग थे, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे या खड़े हुए थे, या रास्ते के ऊपर चलते हुए जो को राइडर्स है, जो बाकी व्हीकल्स से जा रहे हैं, व्हीकल को देखते देखते जा रहा था। तो ये सब मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, और मुझे लगता है कि हर कोई ये एंजॉय करेगा कि उसका व्हीकल सभी के नज़र में आ रहा है। बाकी इसका बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन लगा मुझे आज तक। जो कुछ पार्ट्स वगैरह, पैनल वगैरह, जो फिटमेंट्स वगैरह है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिटेड है, डिज़ाइंड है और क्लेवरली डिज़ाइंड है। एक डिज़ाइन एलिमेंट को कैसे फंक्शनल एलिमेंट की तरह काम करवाया जाता है, वो कोई बजाज से, हुस्कवर्ना से, केटीएम से सीखे। ये एलिमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये एलिमेंट, ब्लिंकर्स भी एलईडी है, हेडलैम्प भी एलईडी है, टेल लैम्प भी एलईडी है, और ब्लिंकर्स और टेल लैम्प का विजिबिलिटी A1 है। हेडलैम्प का विजिबिलिटी इम्प्रूव हो सकता है, उसमें रूम है इम्प्रूवमेंट का, और मुझे लगता है कि कंपनी ज़रूर अगले जनरेशन्स में ये इम्प्रूव करेंगे। बाकी इस व्हीकल में और कोई इशू नहीं है, मज़ा ही मज़ा है, बस चलाओ, एंजॉय करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस के साथ, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, विथ माई हुस्कवर्ना विटपिलन 250। आगे शायद और भी व्हीकल्स आने वाला है मेरे गैराज में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।